नमस्कार दोस्तों, एथिक्स थ्रू न्यूज़पेपर के आज के सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज की हमारी पहली जो न्यूज़ है वाराणसी से संबंधित है। वाराणसी में कल कुछ वाहनों को ईवीएम के साथ देखा गया और पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ताओं ने गाड़ी को रोका और ईवीएम बदले जाने का आरोप प्रशासन पर लगाया। इसके बाद देखो, कार्यकर्ताओं की भीड़ ने रास्ता रोक कर नारेबाजी की और कुछ पार्टियों ने चुनाव की इवन निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े कर दिए। अब देखो, यहां पर केस स्टडी ये बन जाती है, ये सब घटित हो चुका है। आप वाराणसी के डीएम हो, ऐसी सिचुएशन में आप कैसे सिचुएशन को हैंडल करोगे? देखो, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन उसके लोकतंत्र की आत्मा होती है। एथिकल पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो चुनाव में धांधली या फिर इरेगुलरिटीज लोगों का डेमोक्रेसी पर ट्रस्ट कम कर सकती है। संविधान ने आर्टिकल 324 के तहत देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन की व्यवस्था की है और इलेक्शन कमीशन के लिए पर्याप्त प्रोविजन किए हैं, पावर्स दी हैं इलेक्शन कमीशन को, जिससे इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल और इम्पार्शियल होकर इंडिपेंडेंट ढंग से इलेक्शन कंडक्ट करवा सके। तो देखो, एज ए डीएम आप ये सब एक्शन लोगे। सबसे पहले तो आप मौके पर पहुंचोगे, जो भी सिचुएशन है उसका जायजा लोगे, क्या कुछ हुआ है। उसके बाद वहां पर मौजूद पार्टी के लीडर्स और कार्यकर्ताओं से बात करके उनको सारी सिचुएशन बताओगे। कहां की ये ईवीएम है, कहां की ईवीएम का मतलब कहां से आ रही हैं, कहां जा रही हैं। देखो, अगर ईवीएम्स का इलेक्शन में इस्तेमाल हुआ होता तो जाहिर तौर पर इन्हें फिर तो स्टोरेज रूम में होना चाहिए था। अगर ईवीएम का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था तो इसका मतलब ये एक्स्ट्रा ईवीएम थी, समझ रहे हो? तो इसलिए एज ए डीएम आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप बताओ वहां पर मौजूद पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स को और लीडर्स को कि देखो भैया, इन ईवीएम्स का इस्तेमाल इलेक्शन के दौरान नहीं हुआ था, या तो ये रिजर्व में थी या खराब हो गई थी, तो अब हम इन्हें इनकी उचित जगह पर ले जा रहे हैं जहां पे इनको स्टोर करके रखा जाएगा। तो आप ऐसा मत सोचिए कि इनका इलेक्शन में इस्तेमाल हुआ था। आप पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स की शंका को दूर करने के लिए कुछ रैंडम ईवीएम को खोल के भी दिखा सकते हो कि वेरीफाई कर लीजिए, इन ईवीएम का इस्तेमाल इलेक्शन के दौरान नहीं हुआ है। इसके साथ साथ देखो, आप प्रिवेंशन मेजर्स भी लोगे। प्रिवेंशन मेजर जैसे उचित संख्या में आप पुलिस बल को बुलाओगे, क्योंकि अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होती है तो पुलिस फिर लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करेगी ताकि सिचुएशन और ज्यादा ना बिगड़ पाए। पूरी घटना का विवरण आप प्रेस को भी दोगे कि ऐसा ऐसा मामला सामने आया और हमने जो शंका है उनकी दूर कर दी है, ताकि देखो आजकल ना फेक न्यूज़ बहुत तेजी से फैलती है। फेक न्यूज़ ना फैले, इसी वजह से आप उसी समय अच्छे से कम्युनिकेट करोगे प्रेस को भी। नेक्स्ट, भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो, इसके लिए कुछ सुझाव भी दिए जा सकते हैं। जैसे देखो, जब भी किसी ईवीएम का ट्रांसपोर्टेशन हो तो फिर जो ऑफिशियल गाड़ियां हैं या फिर पुलिस की निगरानी में ही ईवीएम का ट्रांसपोर्टेशन किया जाना चाहिए। ट्रेनिंग पर्पजेस के लिए यूज होने वाली ईवीएम की डिटेल भी पार्टी और कैंडिडेट के साथ शेयर की जा सकती है ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। और देखो, एक दो दिन बाद भी तो ईवीएम को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है ना, इलेक्शन के नतीजे आने के बाद, ताकि किसी प्रकार का कोई भ्रम ना फैले और इलेक्शन की जो पवित्रता है उस पर कोई भी शक ना करे। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। स्लाइड्स की वैसे आपने पूछी थी, स्लाइड्स जो हैं वो ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल में मैं डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आज की हमारी नेक्स्ट न्यूज़ जो है, रशिया और यूक्रेन वार में इवैक्यूएशन ऑपरेशन में कई स्टूडेंट्स अपने पेट्स को वहां से बचाकर लाए, इससे संबंधित हैं। कुछ लोगों ने देखो सोशल मीडिया में इसे गलत बताया, क्योंकि उनका मानना था पहले इंसानों को इवैक्यूएट किया जाना चाहिए, लेकिन बहुत से लोगों ने इसका समर्थन भी किया। इसकी वजह यह है कि देखो, एनिमल्स भी इंसान की तरह एक लिविंग एंटिटी हैं, उसके पास भी राइट टू लाइफ का अधिकार है जिसकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। तो ये एनिमल एथिक्स वाली बात है, अगर उनकी भी जान बचाई जाती है, क्योंकि जिन लोगों को बचाया गया है वो आगे, तो उनके जो पेट्स हैं उनका ना वहां पे सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि देखो, पेट्स को ना ऐशो आराम की जिंदगी जीने की आदत पड़ जाती है। थोड़ा अजीब है लेकिन सच है। तो वाइल्ड एनिमल्स की तरह उनमें परजिवियरेंस नहीं होता, तो इस वजह से पेट्स का कोई ध्यान नहीं रख पाएगा और उनकी डेथ हो जाएगी। तो उनको यहाँ पर बचा के लाना सही है, ऐसे कुछ लोगों का कहना है। देखो, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटेरियनिज्म भी हमें एनिमल्स के प्रति लव, अफेक्शन और रिस्पॉन्सिबल होने के लिए
इंस्पायर करता है। वैसे यहाँ पर आप वैल्यू ऑफ कंपैशन का भी जिक्र कर सकते हो। वैल्यू ऑफ कंपैशन हमें सभी लिविंग क्रिएचर्स के लिए रखना चाहिए। पेट डॉग्स अपनी लॉयल्टी के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में मुश्किल समय में अपने पेट्स को छोड़ना, ये देखो इमोरल एक्ट कहा जाएगा। भारत सरकार ने भी एनिमल्स के प्रति मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करते हुए अपने पेट्स के साथ आने की परमिशन लोगों को दे दी। आप बताइए आपका क्या व्यू है। आप देखो कमेंट बॉक्स में पार्टिसिपेट नहीं करते हो यार। मुझे लगता है सारा मुझे ही डिस्कस करना पड़ता है। आप भी तो अपनी राय रखा करो ताकि एक बढ़िया डिस्कशन हो। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आगे चलते हैं। अमृतसर में ना बीएसएफ के जवान ने अपने 4 कोलीग्स को गोली मारकर हत्या कर दी उनकी। कर्नाटक के सुतप्पा नाम के जवान ने यह स्टेप घंटों नौकरी के स्ट्रेस में उठाया। इस घटना ने सैनिकों के मानसिक दबाव को फिर से डिबेट में ला दिया है कि कितना वो स्ट्रेस फेस करते हैं। देखो इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं और सुसाइड जैसी घटना भी सामने आती रहती हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एथिक्स में हमारा टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस। बीएसएफ ने 2015 में सैनिकों का स्ट्रेस और डिप्रेशन दूर करने के लिए काउंसलिंग प्रोवाइड करने के लिए प्रोजेक्ट चलाया था। यह सैनिक देखो बहुत ही हार्श कंडीशंस में बहुत लंबे समय तक ड्यूटी करते हैं, फैमिली से दूरी बनाकर रखते हैं, तो इस वजह से इमोशनली थोड़ा वीक हो जाते हैं कई बार, और सारे नहीं। इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए इनकी वर्किंग कंडीशन में सुधार लाना चाहिए, जैसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट की जानी चाहिए ताकि ड्यूटी जो आवर्स हैं, देखो आवश्यकता पड़ने पर तो ऑफकोर्स देश की सेवा के लिए कितने भी ड्यूटी आवर्स जो हैं वो दिए जा सकते हैं, लेकिन नॉर्मल समय में जो ड्यूटी आवर्स है ना वो फिक्स रहने चाहिए। इसलिए स्टाफ जो है वो सफिशिएंट हो और ओवरबर्डन ना हो हमारे जवान। सबसे लास्ट में ग्रीवेंस रेड्रेसल का भी मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि अगर किसी जवान को कोई दिक्कत है तो वो अपनी ग्रीवेंस जाके हायरार्की में जिसको भी वो रिपोर्ट करते हैं या फिर जो भी मैकेनिज्म है उनको जवान जो है अपनी ग्रीवेंस बता सकें। इसके लिए इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट होना चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं। अगली जो हमारी न्यूज़ है वो देखो मीडिया द्वारा इलेक्शन की कवरेज से संबंधित है। अभी भारत में कई राज्यों में इलेक्शन चल रहे हैं, कल रिजल्ट भी आ जाएगा। ऐसे में डेमोक्रेसी के चौथे स्तंभ की जो भूमिका है बहुत अहम हो जाती है। देखो मीडिया की मोरल ड्यूटी बनती है कि वह लोगों की आवाज़ बने, उनकी समस्या को इलेक्शन के मुद्दे में रखें, तभी भारत के नागरिक एक इन्फॉर्म्ड होकर डिसीजन लेंगे, एक रिस्पॉन्सिबल होकर डिसीजन लेंगे कि कैसी सरकार वो चुनना चाहते हैं। लेकिन देखो जिस तरह से मीडिया ने, खासकर नेशनल मीडिया ने रसिया और यूक्रेन वार को प्राथमिकता दी अपनी टीआरपी को इंक्रीज करने के लिए, तो यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं जो मीडिया एथिक्स है ना वो वायलेट हो जाते हैं। उन्हें वार की सूचना डेफिनेटली देनी चाहिए, बट सारा दिन 24 घंटे वार सिर्फ इसलिए क्योंकि इससे उनको टीआरपी मिल रही है। मान लिया कि आप बिजनेस कर रहे हो, लेकिन मीडिया जो है वो देश का चौथा स्तंभ है, लोगों के प्रति भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, समझ रहे हो। तो ये जो पॉइंट है आप लिख सकते हो। इसके बाद अगली न्यूज़ की तरफ आगे चलते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कैप्टन बिस्मा मरूफ की अपनी बच्ची के साथ फोटो वायरल हुई है। ये देखो सोशल मीडिया में जिस तरह से बिस्मा मरूफ की बच्ची के साथ फोटो वायरल हो रही है, उसने एक बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग मैसेज दिया है इस पैट्रियार्कल सोसाइटी को। मदरहुड, देखो एक माँ के लिए तो ये गर्व की बात होती है, मगर वुमेन के प्रोग्रेस में एक ऑब्स्टेकल की तरह होता है। कई कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस वुमेन को इसलिए हायर नहीं करती क्योंकि उनमें प्रेगनेंसी के दौरान काम नहीं लिया जा सकता, तो कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस को लगता है कि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो वेस्ट हो जाएगा। लेकिन इस फोटो ने यह मैसेज दिया है कि एक मदर अपने बच्चों के साथ अपनी ड्यूटी निभाने में सक्षम है। और इसके साथ साथ वैसे देखो कायदे से तो बच्चे को पालना सिर्फ मदर की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, फादर की भी होनी चाहिए। देखो नेचर ने ऐसा बनाया है, हमें बच्चे को जन्म मदर दे सकती है, लेकिन बच्चे को पाल सिर्फ मदर सकती है, ये तो कहीं नहीं लिखा। अब आपके मन में आया होगा ऐसा कैसे, मतलब काइंड ऑफ बच्चे को लैक्टेट तो मदर करती है ना, दूध तो मदर पिलाती है, वो बात सच है। लेकिन यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट निकल के आता है कि आज के समय में ना बहुत सारे आइटम्स मार्केट में ऐसे मौजूद हैं कि अकेला फादर भी बच्चे को पाल सकता है।
चलो ये एक अलग इशू है पूरा डिबेट का, किसी दिन हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बात यहाँ पे जो एग्जाम्पल आप दे सकते हो वो ये है, मदरहुड के साथ भी वुमन करियर में आगे बढ़ सकती हैं, और ये जो तस्वीर है ना यही बयां करती है। इससे सभी देशों को वुमन के मदरहुड को कंसीडर करते हुए पॉलिसी लानी चाहिए। भारत में जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आया था ना 2017 में, उसमें देखो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। कल परसों हमने एडिटोरियल में एक आर्टिकल डिस्कस किया था, आपको याद होगा। लेकिन देखो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में जो फायदे मिलते हैं ना वो फॉर्मल सेक्टर की महिलाओं को मिलते हैं, और 95% जो महिलाएं हैं ना हमारे देश में वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। हमें देखो सोसाइटी में इस जेंडर डिफरेंस को हराना होगा, तभी सेक्सुअल हरासमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस, महिलाओं की इकोनॉमिक बैकवर्डनेस और जेंडर गैप, इन सब चीज़ों को दूर किया जा सकता है। इसके बाद आज का क्वेश्चन है, यंग पीपल विद एथिकल कंडक्ट आर नॉट विलिंग टू कम फॉरवर्ड टू ज्वाइन पॉलिटिक्स, सजेस्ट स्टेप्स टू मोटिवेट देम टू कम फॉरवर्ड। क्वेश्चन ये है, जो यूथ हैं वो पॉलिटिक्स को क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं? क्योंकि देखो पॉलिटिक्स का एसोसिएशन एथिक्स से ज़्यादा करप्शन, नेपोटिज्म, वोट बैंक, मसल पावर से होता है। तो यूथ पॉलिटिक्स के दलदल में जाना नहीं चाहता। आम लैंग्वेज में भी जैसे कंपनी में कोई बोले ना कि ये बंदा पॉलिटिक्स कर रहा है, तो ये माना जाता है कि पॉलिटिक्स कर रहा है मतलब गलत कर रहा है, समझ रहे हो? तो पॉलिटिक्स जो वर्ड है ना हमारे समाज में अच्छा ही नहीं माना जाता है। और पार्टी पॉलिटिक्स में वैसे भी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क नहीं है जो यूथ की एंट्री को फैसिलिटेट कर सकें। बहुत बार देखो आपने देखा ही होगा कि पॉलिटिक्स में एंटर करने के लिए पैसा चाहिए और बहुत सारी चीज़ें चाहिए, आपके कोई बैकअप होना चाहिए, आपका जो पहले वाली जनरेशन्स हैं अगर वो पॉलिटिक्स में हैं तो एंट्री आसान हो जाती है। ये सब चीज़ें तो आपको पता ही है। स्टेप क्या लिए जा सकते हैं? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाए जाने चाहिए ताकि राजनीति में करप्शन कम हो और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स ना हो। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर आप इंटरनल डेमोक्रेसीज प्रमोट करो ताकि अंदर पार्टी के अंदर जो भी फैसले हो वो किसी एक पर्सन की विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से ना हो, जैसा कि आज के समय में होते हैं। जैसे आपको पता है बीजेपी में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का कद बहुत बड़ा है, कांग्रेस में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये सब लोग फैसले लेते हैं। उसी प्रकार से आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल। आप इसके बाद स्कूल कॉलेजेस में डिबेट्स को एनकरेज करो, पॉलिटिकल अवेयरनेस फैलाओ। इसके साथ साथ देखो यूथ में आप पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी नर्चर करो। उनके अंदर ये फील आनी चाहिए कि आपकी भी ड्यूटी है देश के प्रति, और ड्यूटी अगर निभाना है तो इश्यूज़ के बारे में अवेयर रहना, समय आने पर हमेशा वोटिंग करना, डिबेट करना, सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना, ये सब भी एज ए सिटीजन आपकी ड्यूटी है। तो ये मोटे मोटे पॉइंट्स आपके इस क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हो। और जो भी देखो इस डिस्कशन में मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो भी आपके पास कुछ अलग सोच है, अलग पॉइंट्स हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, बाकी लोग भी सीखें और मुझे भी कुछ सीखने को मिले। इसके बाद नेक्स्ट है लीडरशिप और गवर्नेंस का एग्जाम्पल। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। IAS सूरज मंधारे नासिक महाराष्ट्र के DM हैं। इन्होंने देखो 2 गर्ल चाइल्ड्स को अडॉप्ट किया जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया कोविड की वजह से। तो ये जो स्टेप है ना, देखो एज ए DM ये भी काम होता है आपका कि आप सोसाइटी को भी लीड करते हो, सोसाइटी आपको एज ए एग्जाम्पल फॉलो करती है। तो DM ने जो कुछ किया एक सोसाइटी के सामने बहुत अच्छा एग्जाम्पल सामने रखा। इसके साथ साथ उन्होंने दूसरे ऑफिशियल्स को भी इंस्पायर किया 52 बच्चों की एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए। यहां पर देखो उन्होंने जो कुछ भी किया वैल्यू ऑफ कंपैशन और ह्यूमैनिटी का एग्जाम्पल है, और ये उनकी पब्लिक सर्विस की ट्रू स्पिरिट है। सिर्फ नाम के लिए नहीं कि आप DM बन गए, 9 से 5 आप ड्यूटी कर रहे हो, नहीं, पब्लिक सर्विस के लिए आपने IAS आप बने, आपने सर्विस ज्वाइन करी, और वो जो पब्लिक सर्विस है ना वो दिख रही है आपके एक्शन में भी। इसके बाद लास्ट में आज की जो वैल्यू है वो देखो है टॉलरेंस। टॉलरेंस इज रिस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस एंड एप्रिसिएशन for those whose opinions, practices, race, religion, nationality, etc. are different from one own। सिंपल भाषा में बताता हूं, जब देखो किसी की रेस, किसी की नेशनैलिटी, किसी की ओपिनियन, किसी की आदत आपसे अलग है, उसकी आप रिस्पेक्ट करते हो, उसको आप एक्सेप्ट करते हो, उसको आप अप्रिशिएट करते हो, तो मतलब आप टॉलरेंट हो। समझ रहे हो? जैसे हिस्ट्री से एग्जाम्पल्स अगर हम निकालें,
कलिंगा युद्ध के बाद अशोका ने धम्मा की जो पॉलिसी अपनाई थी ना, तो वो टॉलरेंट हो गए थे। अकबर की सुले कुल की जो पॉलिसी है वो भी आप टॉलरेंट कह सकते हो। इसके अलावा देखो, सिविल सर्वेंट्स को तो टॉलरेंट होना ही चाहिए, सिटीजन्स को भी हमेशा टॉलरेंट रहना चाहिए। अगर समाज में टॉलरेंस बढ़ती है तो स्टेबिलिटी आती है, लेकिन आजकल आप देख रहे हो हेट्रेड जो है हमारे समाज में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी लोग जो हैं वो कम टॉलरेंट हो रहे हैं। अपने धर्म के लिए वो ज़्यादा सुपीरियर महसूस करते हैं अपने धर्म को लेके, और उन्हें लगता है कि जो हमसे अलग है वो सही नहीं है, वो इन्फीरियर है, उससे नफरत। ये सब चीज़ें जो है ना सिर्फ समाज के लिए खतरा है बल्कि देश के लिए भी खतरा है। एग्जाम्पल आप अच्छे दे सकते हो टॉलरेंस का। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, अगर यूपीएससी पूछे कि आप कैसे टॉलरेंट हो रहे हो, तो मैं बताऊँगी जैसे मैंने काफ़ी ट्रैवलिंग की है पिछले कुछ समय में, और अलग अलग कल्चर्स को मैंने देखा है, धर्मों के लोगों से, जातियों के लोगों से मैं मिला हूँ, अलग अलग सेक्शन के लोगों से मैं मिला हूँ, तो मुझे पता लगा है कि समाज में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, और यही डाइवर्सिटी जो है वो समाज की और देश की ताकत भी है। तो ट्रैवलिंग करने से मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो वाइड हुआ, और इस चीज़ ने टॉलरेंस को काफ़ी नर्चर किया मेरे अंदर। तो आप कोई एग्जांपल लिख सकते हो, बस इससे थॉट प्रोसेस आपकी डेवलप हुई होगी। पर्सनल एग्जांपल जितना देते हो ना उतना बढ़िया है। जैसे देखो, एक और एग्जांपल आप दे सकते हो कश्मीर से संबंधित। कश्मीर के ना पुंछ डिस्ट्रिक्ट में आपने कहीं पढ़ा हो तो मैं देता हूँ आपको एग्जांपल, आप याद रख लीजिएगा। कश्मीर के पुंछ डिस्ट्रिक्ट में एक मंदिर है जिसको बनवाया एक सिख ने, और जिसको मैनेज किया जाता है मुस्लिम के द्वारा। तो ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है टॉलरेंस का। मतलब ऐसा कोई एग्जाम्पल आपको मिले जिसमें 2-3 धर्म इन्वॉल्व हो, तो वो आप दे सकते हो, अच्छा इंप्रेशन जाता है काफ़ी। इसके बाद लास्ट में कोट देख लेते हैं। आज का कोट है ग्लोरिया स्टीनम का। इन्होंने देखो कहा था, जेंडर इक्वल सोसाइटी वुड बी वन वेयर वर्ड जेंडर डजेंट एग्जिस्ट, वेयर एवरीवन कैन बी देमसेल्व्स। देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मैन और वुमेन के बीच बायोलॉजिकल जो डिफरेंस होता है ना, जैसे सेक्सुअल डिफरेंस है कि बच्चे, जैसे डिस्कशन के शुरुआत में भी हमने डिस्कस किया, नेचुरल है कि बच्चे पैदा करेंगी महिलाएं, ये नेचुरल है। लेकिन जेंडर डिफरेंस हमारी सोसाइटी ने क्रिएट किया है। जेंडर डिफरेंस जैसे कि लाइन नहीं है, शर्म जो है वो औरत का गहना है, महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये जेंडर डिफरेंस है, ये हमारे समाज ने क्रिएट किया है। और वुमेन के लिए कुछ ट्रेडिशनल रोल्स तय कर दिए गए हैं, जैसे घर को संभालना, बच्चा पैदा करना। इसी जेंडर रोल ने जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को वैलिड कर दिया है, जो अभी भी समाज से खत्म नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमें इस जेंडर डिफरेंस पर ध्यान देना होगा, तभी सेक्सुअल हरासमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, ये सब चीज़ें खत्म होंगी। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।